कई लोग मोटे बहुत हो रहे हैं, जीभ पे कंट्रोल नहीं है। मॉल में जाते हैं तो पिज्जा भी दिखता है, बर्गर भी दिखता है, कोल्ड ड्रिंक भी दिखता है, थिएटर में जाते हैं तो वही सारी चीजें दिखती है। हाउ डू वी कंट्रोल दिस क्रेविंग? डोमिनोज के बारे में था ये कि वो अपने वेंट्स को बाहर की तरफ लगाते हैं ताकि जब आप डोमिनोज के बाहर से निकलो तो आपको पिज्जा की या वो चीज की इतनी ड्रूलिंग स्मेल आए। खुशबू आए कि आप कंट्रोल ना कर पाओ। मैं ओपनली बोलूंगा, किसी को बुरा लगे तो ठीक है। 90% लोग जो इन कंपनीज को प्रमोट करते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग से है, और उनका खुद का सेल्फ एग्जैक्टली इंटरेस्ट बन जाता है कि अगर मैंने एग्जैक्टली इसको प्रमोट किया तो मुझे पैसे मिलेंगे। तो अभी जैसे जिम वर्सेस कार्डियो एंड योगा, जी। व्हाट डू यू प्रेफर? इंटरमिटेंट फास्टिंग करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? कितने घंटे की मिनिमम फास्टिंग होनी चाहिए, और ओके, किस इंसान को करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? वंडरफुल वंडरफुल क्वेश्चन। जब ज्यादा खाना खाएंगे तो ज्यादा स्लीप चाहिए होगी। हैवी खाना खाएंगे तो ज्यादा स्लीप चाहिए होगी। कोई करेक्ट। पराठे खाता है, राजमा चावल खाता है, उसको नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा सारा सिस्टम तो बिजी हो गया उसको डाइजेस्ट करने में। ट्रू। और अगर कोई लाइट मील लेता है तो वो फ्रेश रहता है, उसको इतनी नींद नहीं चाहिए होती। तो आपकी फूड चॉइसेस कैसी हैं इस पे भी डिपेंड करता है आपकी स्लीप के बारे में। सो ब्यूटीफुल। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच BSR। हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया। लेकिन हेल्थ को बेस्ट रखने के लिए कई सारे नुस्खे हो सकते हैं, और आप में से हर एक आदमी शायद इंटरनेट पे हजारों वीडियोस देख रहा होगा। लेकिन कई बार ये चैलेंज होता है कि कौन से वीडियो पे ज्यादा रिलाय करें, कौन से वीडियो में एक ही वीडियो में हमें बहुत सारे नुस्खे मिल जाए ताकि हमें हजारों वीडियो ना देखने पड़े। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस गुंजन जी, जो कि काफी समय से हेल्थ कोचिंग की इंडस्ट्री में काम कर रही है। शी इज अ हेल्थ कोच एंड हेल्पिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल गेटिंग बेटर एंड हेल्दियर। सो गुंजन जी, प्रणाम एंड नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते भूपेंद्र जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपकी ये एनर्जेटिक इंट्रोडक्शन के बाद और ज्यादा बढ़िया फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। थैंक यू गुंजन जी, एंड इट्स माय प्लेजर टू। पूरी फैमिली आपकी मोटिवेशन में है, तो मैं सबसे मिल चुका हूँ एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड। मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत कम फैमिलीज होती है जिनमें इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग होती है। सबके सब ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, कोई ना कोई तो एक तो पीछे रह जाता है। बट मदान फैमिली आई मीन इज माय फेवरेट, बिकॉज TS मदान सर को बहुत सुना है, हिमेश के साथ बहुत कॉन्वर्सेशंस हुए हैं, आपके साथ, अव्वल जी के साथ। सो हाउ डू यू फील, बिकॉज यू माइट बी रिसीविंग दिस कॉम्प्लीमेंट नो, pretty आई often? फील रियली प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। Correct. और जैसा आपने बोला कि क्योंकि सभी एक ही डायरेक्शन में, सबका एक ही पर्पस है वीडियोस बना के लोगों की लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करना। तो इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम माय फादर इन लॉ मिस्टर TS मदान, और उन्होंने एक ऐसी लेगेसी बना दी है जी। कि वो होते हैं ना, उन्होंने स्टैंडर्ड्स ऐसे रेज कर दिए, बेंचमार्क्स इतने हाई कर दिए हैं कि बस हम हर दिन उनसे सीखते ही रहते हैं। करेक्ट करेक्ट। सो एवरी डे इज अ लर्निंग एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। नहीं, दिस इज योर होल फैमिली इज रियली एन इंस्पिरेशन, क्योंकि कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो आप लोगों ने, मुझे लगता है मिनिमम 10 से 20 करोड़ या उससे ज़्यादा लाइव्स को टच किया होगा और ट्रांसफॉर्म भी किया होगा कई लोगों को। गुंजन जी, आज बात करेंगे हेल्थ के ऊपर, बिकॉज वो आपका जी। मेजर सब्जेक्ट रहता है। मुझे ये जानना है कि आज कई लोग मोटे बहुत हो रहे हैं, ओके? जीभ पे कंट्रोल नहीं है। मॉल में जाते हैं तो पिज्ज़ा भी दिखता है, बर्गर भी दिखता है, कोल्ड ड्रिंक भी दिखता है, थिएटर में जाते हैं तो वही सारी चीज़ें दिखती है। हाउ डू वी कंट्रोल दिस क्रेविंग? एक तो इस क्रेविंग को कैसे कंट्रोल करें, कैसे लोग समझें कि ये सब हमारे लिए बहुत जहर जैसा हो सकता है, या इनको कैसे बैलेंस करते हैं? तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पकड़ा और बहुत सही क्वेश्चन से हमने इस पॉडकास्ट को शुरू किया है। हम हमेशा बात करते हैं अपनी डाइट की, अपनी एक्सरसाइज की, बट जो आपने ये बोला ना कि हम जब बाहर जाते हैं तो मॉल में इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, ये हम एक्चुअली ये स्टार्ट हो रहा है बाहरी अट्रैक्शंस के साथ। Absolutely. तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के मार्केटिंग गिमिक्स हैं जिनके वो कहते हैं ना, हम ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। Absolutely. और हम चाहते ना चाहते, हमारा जितना भी विल पावर क्यों ना हो, बट हम मॉल में जाएंगे और सामने एक बड़ा सा आउटलेट होगा, एक रेस्टोरेंट होगा, बाहर ऑफर्स होंगे, वो हमें बुला रहे होंगे, एंड वो इस लेवल तक प्ले करते हैं उनकी मार्केटिंग जो भी होती हैं कि वो किस तरह से बोर्ड के कलर्स होंगे, वो अट्रैक्टिव कलर्स की हम फैसिनेट होकर अंदर घुस जाएं। True. इनफैक्ट मैं कभी रिसर्च पढ़ रही थी जिसमें आई डोंट नो मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं, बट डोमिनोज के बारे में था ये कि वो अपने वेंट्स को बाहर की तरफ लगाते हैं ताकि जब आप डोमिनोज के बाहर से निकलो तो आपको पिज्जा की या वो चीज की इतनी ड्रूलिंग Smell आए। खुशबू आए कि आप कंट्रोल ना कर पाओ। Wow. शायद ऑडियंस रिलेट कर पा रही होगी कि जितनी बार वो डोमिनोज के आगे से निकलते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और वो अंदर खींचे चले जाते हैं। Correct. तो ये सब हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो बाहर की चीजें, जो शाइनी
चीज़ें जो हमें बुलाती हैं और हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं। तो सबसे पहले तो ये अवेयरनेस होनी कि ये सब चीज़ों से हमें बचना है, ये बड़ी बड़ी कंपनी के मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, हमें उसमें फंसना नहीं है। और दूसरा, इंटरनली स्ट्रांग होना, रीज़न पता होना कि मेरे लिए हेल्थ क्यों ज़रूरी है, मुझे अपनी डाइट कैसे रखनी है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे रोज़ाना ये करना है। अपने लिए कुछ फंडामेंटल्स को सेट करना, इन दोनों को अगर हम चीज़ों को समझेंगे और करेंगे तो हम हेल्थ की तरफ जा सकते हैं। बट ये माइंडसेट कैसे बनाए लोग, बिकॉज यू नो एक आम आदमी में जीभ का कंट्रोल होता ही नहीं है। हाउ गुंजन ब्रिंग्स दैट कंट्रोल इन हरसेल्फ, एंड कैसे बहुत सारे लोग हेल्थ कोचेस या हेल्थ में जितने भी लोग सेंसिटिव, मतलब कहते हैं कि फर्स्ट थिंग इज रियलाइजेशन, हाउ डू पीपल रियलाइज कि हेल्थ इज वेल्थ? दैट्स वेरी ट्रू। सो पहली बात, ये आसान नहीं होता। ट्रू। क्योंकि बहुत टेम्पटेशंस होती हैं हमारी लाइफ में। जिस तरह से मोबाइल की टेम्पटेशन होती है, हमारे फ़ोन में बार बार नोटिफिकेशन अगर बजती है या इंस्टाग्राम पे कोई डीएम आता है या कुछ होता है तो टेम्पटेशन होती है, उसी तरह से खाने की भी टेम्पटेशन है। Correct. तो इतने सारे जो हमारी नोटिफिकेशंस बजती रहती हैं, कभी ऐड की फॉर्म में, अगर कभी हमारे फ़ोन के अंदर ही 2-4 ऐप्स बैठी होती हैं, जोमेटो स्विगी, जो हमें टेम्प्ट करती हैं, हम बाहर निकलते हैं, टेम्पटेशंस होती है, तो उन टेम्पटेशन से खुद को बचाना है। Absolutely. तो मैं इसको इसी मेटाफर को यूज़ करूंगी कि जिस तरह से हम मोबाइल की नोटिफिकेशन को ऑफ कर देते हैं ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, हमें इन नोटिफिकेशंस को भी ऑफ करना है और उन चीज़ों की तरफ बढ़ना है जो हमारे लिए सही है। तो आसान नहीं है ये, बट स्टेप्स लेने से एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं पर्सनली यही करती हूँ कि अपने मतलब कुछ रूल्स, मैंने बेसिक रूल्स बनाए हुए हैं कि इनको फॉलो जरूर करना है। कौन से रूल्स हैं? We would like to know सीक्रेट्स that. तो वो कुछ रूल्स बहुत सिंपल रूल्स हैं। जैसे रूल्स, हफ्ते में 5 दिन, मंडे से लेकर फ्राइडे तक मुझे घर का ही खाना है। Wow. वो हेल्दी होना चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए, लिमिटेड पोर्शंस में होना चाहिए। ये 2-3 चीज़ों को मुझे मीट करना है। Okay. मंडे टू फ्राइडे मैं बाहर का नहीं खाऊंगी जी। सैटरडे संडे में से एक दिन मैं अपने घर पे कुछ अच्छा, अगर मान लो फ्राइड खाने का मन भी है तो सैटरडे अपने घर में कुछ बना लिया। अब बारिश का मौसम है, मन करता है लोगों का चाय पकौड़े बनाओ, आप अपने घर में बनाओ। और एक मील हफ्ते में बाहर से होगा। Okay. सो उससे मेरा बैलेंस बना रहता है। मुझे कभी भी क्रेविंग या मुझे कभी ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ लाइफ में या मैं एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। वो कहते हैं ना, वन लाइफ। तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। Absolutely. इस तरह से इसके अलावा कुछ छोटे छोटे हमारी हैबिट्स हैं। अल्टीमेटली एवरीथिंग, आप इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपको पता है कि हमारी हैबिट्स ही हमें बनाती हैं। आप इसी बारे में लोगों को समझाते हैं। तो हेल्थ में भी हमारी हेल्थ हैबिट्स, हमारा माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आई वुड से कि रादर देन फोकसिंग ऑन द मेजर बिग थिंग्स, फोकस ऑन योर छोटी छोटी हैबिट्स। इनफैक्ट गुंजन जी, मैंने अपने जिंदगी में देखा है, मैं भी फूड पे कंट्रोल नहीं कर पाता था, बिल्कुल नहीं कर पाता था। मतलब फूड देखते ही मुझे ऐसा लगता था क्यों कंट्रोल करूँ यार, एक ही तो लाइफ है, खा लो मस्त रहो। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की, जब भी मैं एक्सरसाइज करने लगता हूँ अपने आप कंट्रोल हो जाता है। अपने आप यू स्टार्ट फीलिंग कि अरे यार 2 घंटा एक्सरसाइज का लगाया है, अब उसको वेस्ट क्यों करना है। सो व्हेन यू पुट द एफर्ट, शायद वो एक कंट्रोल आ जाता है। एब्सोल्युटली, आप एक चीज ठीक करते हो तो वो साइकिल बन जाती है। फिर उसके साथ सारी चीजें ठीक होती हैं। आप कोई एक्सरसाइज करने जाएगा तो उसके लिए पहले वो मे बी टाइम पे उठेगा, तो वहीं से आपका ठीक होना शुरू हो गई लाइफ। आप टाइम पे उठे, आपने एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज करने के बाद आप अच्छा फील करोगे, आपकी मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव होगी, आपके अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, आप बेटर फील करोगे, तो आप माइंडफुल हो पाओगे। आप जो भी खा रहे हो, आपको एक तो ये लगेगा कि मैंने एक्सरसाइज करी है तो मैं क्यों गलत खाऊं, और दूसरा आप माइंडफुल ज्यादा हो जाते हो, तो आप जजमेंट जो है ना आपकी, वो बेटर हो जाती है। आप चीजों बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाते हो, आप सही गलत में सही पहचान कर पाते हो। और ये चीजें एक्चुअली में होती है। मतलब मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करती हूँ। उन दिनों जब मैं एक्सरसाइज नहीं करती वर्सेस जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मेरे बिजनेस डिसीजंस में बेटर ले पाती हूँ, मैं अच्छा कंटेंट बनाती हूँ, मैं अच्छी डिलीवरी देती हूँ जिस दिन मैंने एक्सरसाइज की होती है। जिस दिन नहीं की होती उस दिन सब लगता है बेकार है। तो गुंजन जी, आप पंजाब से हैं जी, मैं राजस्थान से, कोई हरियाणा से है। हमारे यहाँ पे है ना भैया, सुबह उठो, दूध का ग्लास पियो, दही बहुत खाओ, छाछ बहुत पियो। लेकिन आजकल जो रिसर्च आ रही है कि वीगन रहना चाहिए,
एनिमल प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं यूज करने चाहिए. हम्म। व्हाट आर योर व्यूज अबाउट वीगन डाइट्स एंड क्या हमें दूध छाछ वगैरह इंक्लूड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए? सो वीगन होना इज अ चॉइस, इट्स अ हम्म. पर्सनल प्रेफरेंस. अगर किसी को नहीं होना वो भी ठीक है, अगर कोई हम्म. होना चाहता है तो उसके भी बहुत फायदे हैं. ट्रू. क्योंकि ये हमारी एक मिसकंसेप्शन थी बचपन में कि हमें सिर्फ दूध से ही कैल्शियम मिलेगा, एब्सोल्युटली. जबकि ऐसा नहीं है. दूध से कहीं ज्यादा कैल्शियम और बहुत सारी चीजों में होता है. हम्म. तो वो हमारी एक मिसकंसेप्शन थी, चलती आ रही थी. और एक्चुअली उस टाइम पे वो बात सही भी थी, वो फैक्ट भी था, क्योंकि उस Correct. टाइम पे जो काओ का मिल्क था या जो फ्रेश मिल्क घर में आता था वो हाई क्वालिटी का होता था, वो एब्सोल्युटली. प्योर होता था. वर्सेस अब जो मिल्क आ रहा है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेटेड भी है. और वो जिस तरह से अब हम वो दूध मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, अब वो क्वालिटी उसकी रही नहीं है. तो Absolutely. जो फूड वैसे ही एक अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या उसमें जिसे कहते हैं ना, हर फूड में एक एनर्जी होती है. पहले उस फूड में अच्छी एनर्जी होती थी, अब वो जो जो दूध दही घी है वो उसमें उस लेवल के एनर्जीज नहीं है. Absolutely. तो इसलिए वो हमारी बॉडी पे भी उस तरह से असर नहीं कर रहा. तो इसलिए कहा जाता है. और प्लस बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल कुछ लोगों को एलर्जीज भी होने लग गई हैं. ट्रू. तो हर किसी को सूट नहीं करता. किसी पहले हम लोग बहुत फिजिकली एक्टिव रहते थे, तो जो फुल क्रीम दूध या इस तरह की मलाई वलाई चीजें इजीली डाइजेस्ट हो जाती थी. अभी आजकल के मॉडरेट लाइफस्टाइल में वो सब चीजें हम डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते, इसलिए हमें लगता है कि वो सूट नहीं कर रहा. तो लोग छोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं उसको. और प्लांट बेस्ड डाइट के भी बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए लोग वीगन भी हो रहे हैं. तो आई वुड से इट्स अ पर्सनल चॉइस. जिसको नहीं लेना है, जिसको वीगनिज्म पसंद है, प्लांट बेस्ड पसंद है, वेरी गुड. पर जिसको लेना है मॉडरेशन में ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोस्तों, अपनी डाइट को बहुत ही हमें आज की डेट में अपने बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करना है. एंड वॉट एवर आर योर प्रेफरेंसेज. सो जैसे नॉनवेज की बात एक होती है, थोड़ा बड़ा सेंसिटिव डिस्कशन है, माफ़ी चाहूँगा. बट नॉनवेज कई लोग लेते हैं, कई जिम में जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं यार, प्रोटीन तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए मसल्स बनाने के लिए. एंड मेरे जैसे लोग जिनका पर्सनल ओपिनियन है कि यार जानवर को क्यों मारना है, ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सा सवाल हो जाता है कई बार पॉडकास्ट में डिस्कस करने के लिए. बट मैं ऐसे ही पूछूंगा कि हेल्थ के लिए स्पेशली, मैं पहले आर्ट ऑफ लिविंग में गया तो मैंने नॉन वेज छोड़ दिया. 2012 में मैं बीमार हुआ तो डॉक्टर्स के पास गया. डॉक्टर्स ने कहा भाई विटामिन B12 की कमी है, B12 आपको नॉनवेज से मिलेगा तो आप खाना शुरू करो. फिर मैंने वापस खाना शुरू किया 2016 में. फिर मैंने उसके बाद मैंने वापस से छोड़ा. सो ये विटामिन B12 के रिच सोर्सेज कौन कौन से हैं और ज़्यादा, जहाँ से सब्जियों में, वेजिटेबल्स में, या क्या हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? एंड सेकेंड इज विटामिन D3. सो इनके कारण मैंने देखा था एक बार कि मेरे शोल्डर्स में पेन होने लग गया था, रिस्ट में पेन होने लग गया था. तो डॉक्टर्स ने कहा विटामिन B12 एंड D3 ये कैप्सूल लो, आपके ठीक हो जाएंगे. और लिटरली ये ठीक भी हो गया उनके बाद. और अब वो कहते हैं कि हर साल या हर 2 साल में एटलीस्ट एक डोज तो आप लो ही लो. क्या सजेस्ट करते हो? मतलब कौन कौन से फूड से हमें नेचुरली ये मिल सकता है? सो दिस इज टू सम एक्सटेंट ट्रू कि जो ये दोनों विटामिन D और B12 की कमी आजकल ऑलमोस्ट हर किसी को है. Correct. जो भी अपना ब्लड टेस्ट करवाएगा ये डेफिशिएंसी निकलती ही है. जी. और ये भी सच है कि वेज डाइट में इतना ज्यादा नहीं है, नॉन वेज में फिर भी इजीली मिल जाता है. वेज में है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में इस तरह के फूड्स अगर हम खाएं, सीड्स लें, इन सब से आपको मिल सकता है. बट उस लेवल का या जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना नहीं मिल सकता. D के केस में और स्पेसिफिक हो जाता है, कुछ फोर्टिफाइड फूड्स ही हैं जिसमें आता है. सो नेचुरली फूड्स में विटामिन D बहुत कम है. हाउएवर जैसे बोलते हैं कि मशरूम्स हो गए, मशरूम्स को अगर हम बस बनाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है. मशरूम को पकाने से पहले अगर हम सनलाइट में रख लें तो मशरूम सनलाइट से डी एब्जॉर्ब करेगा और फिर हम उसे खाएंगे तो वो हमें मिलेगा. क्योंकि मशरूम भी ह्यूमन बॉडी की तरह विटामिन D को एब्जॉर्ब करने की कर सकता है. एग्जैक्टली. तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो हम मॉडिफिकेशंस करके ला सकते हैं. बट एट द सेम टाइम मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि अगर B12, D, कैल्शियम, इस तरह के विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी में, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इनके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. सप्लीमेंट्स में प्रॉब्लम तब होती है जब वो सप्लीमेंट्स पाउडर की फॉर्म में है, उनमें बहुत सी चीजें मिली हुई हैं जिनका आइडिया नहीं है. बट अगर वो सिर्फ विटामिन्स के सप्लीमेंट्स हैं और अगर आप अपनी उसको डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे हो, आप एक वेजिटेरियन हो, आपकी
स्पेसिफिक डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मैं ये नहीं खा सकता या मेरी पर्सनल चॉइसेस है, तो आप उनको सप्लीमेंट से बैलेंस कर सकते हो। ओके अभी जैसे सप्लीमेंट्स का मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, जी न्यूट्रास्यूटिकल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिम जाएं तो बोलते हैं प्रोटीन पाउडर आपको लेना ही होगा। जी। एंड मेनी पीपल आर अगेंस्ट कि यार पाउडर फूड मैं लूं कि नहीं लूं, पता नहीं उसमें क्या है क्या नहीं है। सो व्हाट डू यू राइट। रेकमेंड, लाइक अ पर्सन एक्सरसाइजिंग, उसको कितना प्रोटीन्स वगैरह और इन न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट करना चाहिए या लेना चाहिए? मेरा मेन क्वेश्चन ये होगा इससे पहले कि लेना है क्यों, पर्पस क्या है। करेक्ट, हाँ। भेड़ चाल में ले रहे हैं कि सब लेते हैं, या फिर मैं क्यों लेना है मुझे, बट एक सप्लीमेंट की फैशन क्या सा हो गया जरूरत है। है। मैं आपको बताता हूँ, हाँ। मैं जब पहले कभी जिम जाता था, आजकल तो मैं थोड़ा कम जाता हूँ, बट जब भी जिम जाता था तो वहां पे थोड़ा स्टाइलिश सा, वो सभी लोगों के अच्छा पास एक लगता शेकर है। होता था एंड देन आफ्टर एक्सरसाइज राइट, तो शेकर में पानी डाल के पियो, नींबू पानी, कोकोनट वाटर ले जाओ, शौक भी पूरा हो जाएगा। बट सो मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हर किसी को जरूरत नहीं है ट्रू। सप्लीमेंट्स की। बिलीफ नहीं करती हूँ कि नहीं लेना चाहिए या बिल्कुल लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आप देखो, पूछो खुद से कि क्यों लेना है, ओके। क्या मेरी बॉडी को उसकी जरूरत है। अगर हम प्रोटीन सप्लीमेंट की बात करें जो सबसे कॉमन है, अब द थिंग इज कि मैक्सिमम जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं उनके अंदर कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है या प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। ओके। एट द सेम टाइम प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स भी हैं, हर तरह के प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल हैं, तो उस तरह के भी हैं जिनमें ये सब चीज़ें इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो पहले तो आप देखो कि आपको चाहिए क्यों, उसके बाद अगर आपने लेना है तो कितना लेना है, कौन सा आपके लिए लेना सही है, और फिर आप इस डिसीजन पे आओ। मतलब यू शुड डू योर एंटायर रिसर्च। एग्जैक्टली, इसमें रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एक बार आपने रिसर्च कर ली, उसके बाद आपका हमेशा के लिए सॉर्ट हो गया ना। ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन पीने से पहले True. एक बार आप 1 घंटा लगाओ, अच्छे से रिसर्च करो या किसी की गाइडेंस लो, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं वो देखो, थोड़ा समझो, अपना दिमाग यूज करो। और जब आपको लगे कि हाँ मेरी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट इतनी है, जो कि अगर मैं एक एवरेज इंसान के केस में बात करूँ तो एवरेज पर्सन नीड्स 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट। ओके। तो अगर कोई लेट से 60 किलो का इंसान है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 0.8, इतना प्रोटीन बेसिक हर किसी को चाहिए। तो ये तो आपको अपनी डाइट से लेना, और ये डाइट से हो सकता है। ओके। सो ये तो आप पहले डाइट से लो। अब अगर इसके बाद आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, आप जिम जाते हो, बहुत एक्सरसाइज करते हो, आपको मसल्स बिल्ड करनी है, आपकी प्रोटीन नीड और ज़्यादा है, और अब आप डाइट से उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, ओके। तो फिर आप सप्लीमेंट्स का सपोर्ट ले सकते हो। देन वो सप्लीमेंट्स का फायदा ज़्यादा होगा, नुकसान कम होगा। एब्सोल्युटली। बट अब जैसे कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि वो कोई एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं है, घर बैठे बैठे, अगेन मैं कंपनीज का नाम नहीं लूंगी, मगर वो कुछ वेट लॉस शेक्स आते हैं, ड्रिंक्स आते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है ये देख के कि वो अपना खाना छोड़ के वो ड्रिंक्स ले रहे हैं। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट कई लोग मेरे भी पीछे पड़े कि भैया आप वो सब छोड़ो, एंड आई वाज लाइक ठीक है, मैंने लेके भी देखा एक दो बार, बट Right. आई ऑलवेज फेल्ट कि व्हाई एम आई रियली लिविंग माय नेचुरल लाइफस्टाइल एंड गेटिंग इनटू दैट ट्रैप। इट इज नॉट सस्टेनेबल। आप चलो, इनफैक्ट मुझे अभी रिसेंटली मेरा कोई व्यूअर बता रहे थे कि मैंने लिया और मुझे बहुत फर्क पड़ा। जी। आप उसको जिंदगी भर ले सकते हो, एंड यू डोंट नो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होने हैं। आपने आज लिया अपना खाना छोड़ के, अगर आपका 2 किलो वेट लूज हो भी गया, तो क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या क्या नुकसान होना है। जैसे ही आप उसको छोड़ोगे, जो आपका पूरा वेट बाउंस बैक करेगा। एब्सोल्युटली। आप वो चीजों को अभी आप समझ नहीं पा रहे हो। और मैं तो ये कहूंगा कि 90%, मैं ओपनली बोलूंगा, किसी को बुरा लगे तो ठीक है, 90% लोग जो इन कंपनीज को प्रमोट करते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग से है, और उनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट बन जाता है कि अगर मैंने इसको प्रमोट किया तो मुझे पैसे मिलेंगे, एंड दैट्स व्हाई दे क्लेम अरे इससे तो सब कुछ अच्छा हो गया। बट और ये जो सबसे ज्यादा वेट लॉस शेक्स प्रमोट हो रहे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से ही हो रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन, दिस इज लाइक मेरे को पैसा मिल रहा है, मैंने आपको प्रमोट किया, आपने लिया, लेकिन लेने के साथ साथ अब आपको पैसा भी मिल सकता है, तो यू विल आल्सो प्रमोट इट। एग्जैक्टली, सो आई विल डेफिनेटली पुश द अदर पर्सन टू हैव इट, बिकॉज उसमें मेरा बेनिफिट है। करेक्ट। सो दोस्तों ये ना करें, और आप में से कई लोगों के पास, कई सारे लोग, मैं नहीं कहता कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज बुरी हैं, सभी कंपनीज अच्छी होंगी, एंड आई एम श्योर दे माइट हैव अ गुड प्रोडक्ट, और जिसके पास गुड प्रोडक्ट है यू प्रमोट, बट फिर भी अगर आप सिर्फ अपने पैसे के लिए प्रमोट कर रहे हैं तो प्लीज डू नॉट डू दिस। और आपके पीछे कई लोग ऐसे पड़ेंगे जो कहेंगे कि ये ही बेस्ट है, अपना दिमाग लगाएं। अब ऐसा होता है कि आज मोटापे की समस्या कई जगह पे है, और उसी के कारण लोग फिर शेक्स एंड क्विक सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। क्या रियल में क्विक सॉल्यूशन है, या हमें एक्सरसाइज को और डाइट को, प्रॉपर हेल्दी डाइट को अपनी लाइफ में लाना ही लाना पड़ेगा?
आई थिंक इसका आंसर ऑडियंस मैंने- को और सबको पता ही है जी मैं क्या कहने वाली हूँ। शॉर्टकट्स तो कहीं पर भी हेल्प नहीं Correct. करते। बीट मतलब अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ ले लो, या लाइफ में सक्सेस, करियर, स्पोर्ट्स, बीट एनीथिंग, शॉर्टकट्स तो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में हेल्प कर भी जाएं बट लॉन्ग टर्म में कभी हेल्प कभी नहीं नहीं करते। करेगा। तो अल्टीमेटली आपकी डाइट को आपको पॉइंट पे लाना ही होगा। डाइट में अगर आप- सुपर फूड कौन कौन से हो सकते हैं? तो सुपर फूड सिर्फ एक्चुअली कहने का तरीका है। अच्छा। सुपर फूड्स ये नया टर्म ही है, पिछले 8-10 सालों में आया, उससे पहले कोई सुपर फूड्स होते नहीं थे। बट सुपर फूड हम उन फूड्स को कह देते हैं जो कि न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स होते हैं। करेक्ट। न्यूट्रिएंट डेंस फूड का मतलब है कि वो खाने की चीजें जिनमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, मतलब उनके कम अमाउंट में भी आपको जब बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट मिले, उनको हम सुपर फूड कह देते हैं। फॉर एग्जांपल नट्स हो गए, जैसे बादाम है, आलमंड्स, कम इतने से नट्स में भी आपको ढेर सारा न्यूट्रिएंट मिलता है। Awesome. या सीड्स आजकल चल रहे हैं, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ये भी सुपर फूड्स, क्योंकि कम अमाउंट बट ढेर सारे बेनिफिट्स। तो ये सारे सुपर फूड्स हैं। अच्छा है अगर सुपर फूड्स के नाम से ही प्रमोट हो तो एटलीस्ट लोगों को समझ में आएगा कि हाँ हमें इस तरह के फूड्स को अपनी डाइट में लेना है, जरूर लेना चाहिए। बट यस एट द सेम टाइम हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उनमें कैलोरीज भी ज्यादा होती हैं। ओके। तो ऐसा नहीं कि नट्स अगर हेल्दी हैं तो बस मैं नट्स ही खाए जाऊं, क्योंकि वो हाई कैलोरिक फूड भी होते हैं। तो उनको लिमिटेड अमाउंट में, मॉडरेशन में लेना चाहिए। ओके। सो वेट लॉस के लिए क्या क्या करना चाहिए? आई मीन व्हाट शुड बी द राइट प्रोसेस टू लूज द वेट? सो वेट लॉस के लिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि मुझे क्यों करना है वेट लॉस, राइट? हमारा पर्पस, अच्छा दिखने के लिए। रीजन क्लियर होना चाहिए ताकि आप मोटिवेटेड रहो। True. आपको एक वो किक रहे, क्योंकि आज बहुत लोग सोचते हैं वेट लूज करना है मगर कर नहीं पाते। वो रीजन यही होता है कि हम सीधा एक्शन स्टेप्स पे आ जाते हैं, बट हम उसके लिए मेंटली Why? प्रिपेयर नहीं होते हैं। हाँ। वाई क्लियर नहीं होता हमारा कि हमें करना क्यों है, रीजन, पर्पस क्या है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो आपने बोला लुक्स के लिए, दूसरा हमारी मेंटल हेल्थ के Mental लिए, health, क्योंकि ऑफ कोर्स performance. फिजिकल फिटनेस हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी एनर्जी, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस और इन सब चीज़ों में हमें हेल्प करती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमें करना क्या है। उसके बाद ये समझें कि हम क्या गलत कर रहे हैं। अगर हम अभी कुछ गलतियां कर रहे हैं, फाइंड आउट कि आपके पूरे लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको ठीक करना है। डाइट में कहाँ कहाँ चैलेंजेस हैं, क्या क्या फिक्स करना है, लाइफस्टाइल में क्या इश्यूज हैं, अगर कोई ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों में है तो उसको मुझे कैसे कंट्रोल करना है, मेरी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, मैं स्लीप मेरी पूरी है या नहीं, मेरा वाटर इनटेक। तो ये बहुत सारे 8-10 पैरामीटर्स हैं। एक एक करके अपनी हैबिट्स को करेक्ट किया जाए तो फिर भले ही वेट लॉस हो या वेट गेन हो, वो दोनों अचीव possible कर है। सकते हैं। बिल्कुल। अब गुंजन जी, जैसे आजकल है ना लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि आदमी को सुबह 7-8 बजे निकलना पड़ रहा है, फिर कई बार ट्रैफिक में 1-1.5 घंटे का रास्ता है ऑफिस जाने का, ऑफिस में भी कई बार बहुत लॉन्ग आवर्स हो जाते हैं, 8-9 बजे तक आदमी फ्री होता है, वापस घर आता है 10 बज जाते हैं। देन द पर्सन, इट्स ह्यूमन टू गेट एग्जॉस्टेड। राइट। अब ऐसी सिचुएशन में आदमी चाह के भी एक्सरसाइज कर नहीं पाता है, चाह के भी, मतलब अब घर में 4 लोग हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली है, 40-50 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, वो भी कई बार कम पड़ रहे हैं। जी। तो ऐसे में वो डाइट वगैरह भी इतना नहीं ले सकता। तो डे टू डे में, जैसे ऑफिस के टाइम में जब मैं बिजी भी हूँ, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि हमारी हेल्थ एटलीस्ट थोड़ी कंट्रोल में रहे, if we are not able to go for exercise and all? एक्चुअली भूपेंद्र जी, एक तो ना ये मिथ है कि हम बहुत थके हुए हैं, हम बहुत एग्जॉस्टेड हैं और ऐसे में हम एक्सरसाइज कैसे करें। हम जो एग्जॉस्टेड हैं, जो पूरे दिन की हमारी एग्जर्शन है, अगर हम इसको देखें तो फिजिकल एग्जर्शन नहीं है, वो Mental मेंटल है। एग्जर्शन है। आप उठकर अगर ऑफिस जा भी रहे हैं तो आप चल के या भाग के नहीं जा रहे, आप एक जगह पे बैठ के जा रहे हैं। ऑफिस में भी आप मोस्टली पूरा दिन बैठ रहे हैं, True. राइट? वापस भी आ रहे हैं, फिर बैठे बैठे ही वापस आ रहे हैं। तो Correct. फिजिकली एग्जर्टेड नहीं है, मेंटली एग्जर्टेड है। जिम जाने के लिए आपको फिजिकल एनर्जी चाहिए Energy कि चाहिए। चलो उठो, अब तैयार हो और जाओ और एक्सरसाइज करो, जी। राइट? एंड दैट विल हेल्प यू। जो आपकी थकावट है ना, एक बार आप जाना स्टार्ट करो, जिम नहीं जाना इट्स ओके, आप रनिंग पे जाओ, जॉगिंग पे जाओ, वॉक पे चले जाओ, साइकिलिंग पे चले जाओ, इवनिंग में या मॉर्निंग में स्विमिंग कर लो, जो भी आपको पसंद है, कोई स्पोर्ट खेल लो। आप देखोगे कि आप रिफ्रेश्ड फील कर रहे हो, और ऐसा होता है। Absolutely. लोग जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करके आए, स्विमिंग करके आए, वो ये नहीं बोलते वो मैं तो बहुत थक गया, वो बोलता है मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। वो Absolutely. एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं बॉडी में और वी फील बेटर, वी फील गुड। इनफैक्ट इट्स लाइक आई एम In fact, रेडी फॉर द आलस डे। भी चला जाता है, आलस भी चला and you जाता feel है। more active. तो कई लोग मुझसे Exactly. पूछते हैं आप एक्टिव कैसे रहते हो इतने, बिकॉज आई वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिन भर बात करता हूँ, एक्साइटेड रहता हूँ, अपने काम को बहुत इंजॉय करता हूँ, स्टेज पे घूमते रहते हैं, नाचते Absolutely.
रहते हैं, तो absolutely. बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक लॉट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ मशीन, हम जितना चलाएंगे वो उतना एक्टिव रहेगी, अगर नहीं चलाएंगे तो जंग लग जाएगा. करेक्ट करेक्ट सो वी हैव टू कीप इट इन मोशन, वी हैव टू कीप इट एक्टिव. इनफैक्ट पूरा दिन बैठे बैठे हम अपने बॉडी को अगर हम देखें तो हमारी मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो जाती हैं. बैठे बैठे ऐसा नहीं होता कि स्टिफनेस आ गई बॉडी में, वो अकड़ गया शरीर जिसको हम बोलते हैं, वो एनर्जी नहीं आ रही. वो स्ट्रेचिंग करने से, थोड़ा भागने दौड़ने से, एक्सरसाइज करने से तो बॉडी खुलती है. तो ये कहना कि बहुत थके होते हैं इसलिए वर्कआउट नहीं कर पा रहे, एक बार जाके देखो, यू विल फील बेटर. तो अभी जैसे जिम वर्सेस कार्डियो एंड योगा, जी. व्हाट डू यू प्रेफर? मैं सब कुछ करती हूँ. मैं मिक्स्ड वर्कआउट करती हूँ. मैं हफ्ते में 3 दिन 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, एक दिन कार्डियो करती हूँ और एक दिन योगा स्ट्रेचिंग इस तरह से करती हूँ ताकि एक बैलेंस बना रहे सारी चीजें. सो जैसे वेट ट्रेनिंग का कितना रोल है हमारी जिंदगी को बेटर बनाने में? तो हम एक्चुअली इन दोनों कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं. मेन एक होता है कार्डियो, एक होता है वेट ट्रेनिंग. वेट ट्रेनिंग का पर्पस है हमारी मसल स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाने में. कि जैसे आप किसी भी चीज को उठाते हो तो आप उसको आसानी से उठा पाओ. आप अगर कितनी देर तक किसी चीज को, हैवी चीज को होल्ड कर सकते हो, तो आपकी बॉडी में जो स्ट्रेंथ आती है, जैसे हम कहते हैं ना ये बहुत स्ट्रांग है, वो स्ट्रेंथ वो जरूरी है मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी. अपने घर के आप सब काम बड़े अच्छे से कर सकते हो अगर आप मस्कुलर स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो तो. जी. दूसरा है कार्डियो. सो कार्डियो इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कार्डियोवेस्कुलर. ठीक है. ऐसी कोई भी एक्सरसाइजेस जिनसे हमारा कार्डियोवेस्कुलर में, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, कार्डियो इज हार्ट, और वेस्कुलर मीन्स हमारी जो आर्टरीज वेन्स हो गई, राइट. तो जो भी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करती हैं या आर्टरीज वेन्स में ब्लड का फ्लो इंक्रीज करती हैं, उनको हम कार्डियो एक्सरसाइजेस कह देते हैं. करेक्ट. तो इनका सिंपल सा पर्पस है हमारे हार्ट को हेल्दी रखना, हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को हेल्दी रखना, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करना, ऑक्सीजन सप्लाई को इंक्रीज करना. तो ये हमारी उस हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हो गई, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए बेटर हो जाती हैं. तो दोनों का पर्पस अलग है, इसलिए दोनों को बैलेंस में ही करना चाहिए. सो ब्यूटीफुल. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कार्डियो करें, और कार्डियो जैसे इंस्टेंट आपको कैलोरीज बर्न करवाती है तो वेट लूज करने में हेल्प करती है. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है तो लॉन्गर रन में वेट लूज में हेल्प मिलता है. तो दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हर किसी की लाइफ में. वाह दोस्तों, देखिए सिंपल सॉल्यूशंस, क्योंकि कई बार है ना मिथ आ जाता है. जैसे मेरे माइंड में था कि आई डोंट लाइक जिम इनिशियली, जब लगता था कि नहीं यार जिम इज बेटर, तो दोनों ये है, तो ये एक्सट्रीम हो जाता है कि ये करेंगे ये नहीं करेंगे. आपके सवाल से इट इज वेरी क्लियर दैट यू नो लेट्स डू एवरीथिंग. दोस्तों आपके भी कोई क्वेश्चंस है तो भेजिए. आई नो दैट इस पॉडकास्ट में वो नहीं ले पाएंगे, बट यू नो आगे भी ये पॉडकास्ट और होंगे गुंजन जी के साथ, तब हम आपके क्वेश्चंस ले सकते हैं. सो मेक श्योर दैट यू कीप सेंडिंग योर क्वेश्चंस. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है. मैं आपको बताता हूँ, मैंने कभी नहीं किया था और मेरे से फास्ट होते ही नहीं थे. बट मुझे डायबिटिक मतलब है ना, मेरा वर्किंग स्टाइल बहुत ही पागलों वाला था. आई यूज टू स्लीप वेरी लेस. तो 2 सवाल लूंगा, एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे और एक स्लीप पे, बट स्लीप पे हम बाद में आते हैं. इंटरमिटेंट फास्टिंग करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कितने घंटे की मिनिमम फास्टिंग होनी चाहिए, और किस इंसान को करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? वंडरफुल क्वेश्चन. मैं इसको लास्ट से शुरू करूंगी किसको करना चाहिए किसको नहीं. सो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग इज एन ईजियर फॉर्म ऑफ फास्टिंग. इंडिया में हमारे कल्चर में तो फास्टिंग बहुत सालों से चलता ही आ रहा है. आयुर्वेदा भी फास्टिंग को प्रमोट करता है और फास्टिंग से कहते हैं आपकी बॉडी पूरी डिटॉक्स हो जाती है, एंटी एजिंग का काम करती है फास्टिंग अपने आप में. फास्टिंग एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, जो लोग इसे कर सकते हैं उन्हें ज़रूर करना चाहिए. अब इंटरमिटेंट फास्टिंग उसी का ही एक तरीका है उसी को करने का. और सो बेसिकली मुझे लगता है कि दिस इंटरमिटेंट फास्टिंग ये हमारे, जैसे हम लोग, अगर मैं ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करूं, अर्ली मैन की बात करूं, तो हमारी एक ऑटोमेटिक उनकी फास्टिंग होती थी. उन्हें नहीं पता था उनको नेक्स्ट अपना खाना कब मिलना है. अर्ली मैन की बात करें तो ऐसा था, वो फास्ट एंड फीस्ट होता था. तो जब तक खाना नहीं है तो फास्ट चल रहा है, जैसे ही उनको अपना एक शिकार या कुछ हंटिंग हो गई तो फीस्टिंग हो गई, तो फीस्ट हो गया, फास्ट हो गया. इंटरमिटेंट फास्टिंग को देखें तो ये वही है. ईटिंग विंडो फीस्ट, फास्टिंग विंडो इज फास्ट. तो ये बेसिकली उसी को ही ये मॉडर्न तरीके से हमने कह दिया ताकि हमारे सिस्टम को थोड़ा ब्रेक मिल जाए. हम लोग आज की डेट में बहुत ज्यादा अननेसेसरी खा लेते हैं, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा खा लेते हैं. कब चलते फिरते उठा लिया, कुछ मंच कर लिया, ये खा लिया वो खा लिया, तो अननेसेसरी हम अपने सिस्टम के ऊपर लोड डालते रहते हैं. वो ब्रेक नहीं देते. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ब्यूटीफुल चीज है.
और ये ऑलमोस्ट सबके लिए सेफ है क्योंकि इट्स अ बैलेंस्ड वे ऑफ फास्टिंग। आप ओके अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहे हो एक लंबे फास्ट का। आप 16 घंटे फॉर एग्जांपल अगर हम 16:8 मेथड की बात करें तो 16 घंटे का फास्ट कर रहे हो, 8 घंटे में खा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली 16 घंटे के लिए आपकी बॉडी को एक ब्रेक मिल गया, आपके सिस्टम को एक ब्रेक मिल गया, जो कि एक अच्छी चीज़ है, देना चाहिए इतना ब्रेक। और वो भी अगर आप रात के समय फास्टिंग कर रहे हो, लेट्स से आपने अपना लास्ट मील 8 बजे लिया और अगले दिन आप सुबह उठकर 12 बजे तक कुछ नहीं खा रहे हो, तो आपकी ऑटोमेटिकली 16 घंटे की फास्टिंग हो गई जिसमें आप मैक्सिमम टाइम सो रहे हो, फिर 12 से 8 की विंडो में आप खा रहे हो। तो ये बहुत डुएबल है, इसको मैक्सिमम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये होगा कि किसे करनी चाहिए। बाकी इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इसे करे। किसी किसी के केस में उन्हें फास्टिंग नहीं सूट करती, स्पेशली जैसे किसी को अगर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में उनको लंबे समय तक अगर वो भूखे रहेंगे तो उनके मेडिकल कंसर्न्स हो सकते हैं। तो इसलिए उन्हें मिनी मील्स लेने ज़रूरी होते हैं। तो मे बी उनके केस में, या फिर कोई प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में भी आप इतनी देर तक भूखे नहीं रह सकते हो, आपको लेने चाहिए। या किसी का फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, आपको सुबह उठ के कोई फील्ड वर्क है, आपका जॉब है आपकी ऐसी कि आप 12 बजे तक खाली पेट नहीं रह सकते हो, तो आप खा लो। बट जिनके लिए ये पॉसिबल है, जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि उनको बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो इसको ज़रूर ट्राई करें, इसके बहुत फायदे। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कभी नहीं करता था और मेरा वेट भी काफ़ी बढ़ गया था। मैंने इसको करना शुरू किया एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, फर्स्ट 4-5 डेज इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मेरे डॉक्टर ने कहा कि आपको प्री डायबिटिक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग करो और 1-2 किलोमीटर अगर आप वॉक कर सकते हो, आपका टाइम अलाउ करता है तो यू डू इट। आई डिसाइडेड कि शाम को 6 बजे के बाद आई विल नॉट टेक एनी मील। आई एम डूइंग इट फॉर द लास्ट 2 months नाउ एंड आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी इन माई बॉडी। Amazing. My sleep has decreased. My concentration has decreased. I'm feeling more fresh, more active, and more, I would say, प्रोडक्टिव। सो ये मुझे पर्सनली बेनिफिट हुआ है। सो दोस्तों, आप में से हर एक आदमी इसे करे। एंड या आई हैव लॉस्ट माय वेट आल्सो। यस इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प्स इन सो मेनी वेज दैट यू कैन थिंक ऑफ। जैसे जिनका वेट स्टक है, नहीं लूज हो रहा, वो कुछ टाइम के लिए अगर करते हैं तो उनको वेट में भी डिफरेंस फील होता है और एनर्जी में भी, जैसे आपने बोला। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग, कई बार लोग इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं बॉडी में। ओके। तो मतलब यू नो, कई जगह मैंने पढ़ा कि इट माइट बी वेरी रिस्की इफ यू डू नॉट टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस अबाउट न्यूट्रिशंस इन द फूड। तो ऐसे इसमें कौन कौन सी चीज़ों का एक्चुअली ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से? और कितनी कैलोरी हमें मिलनी चाहिए, उतनी ही हमें मिले। जैसे आपने कहा था कि नट्स ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लो, मतलब कितना। तो ये थोड़ा सा अगर आप क्लैरिफाई बहुत कर इंपॉर्टेंट है इंटरमिटेंट फास्टिंग में, क्योंकि आप एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम में खा रहे हो, तो आपको ये इंश्योर करना है कि उस टाइम फ्रेम में आप प्रॉपर मील्स लो, ताकि आपको जब आपकी फास्टिंग विंडो होगी उसके लिए प्रॉपर एनर्जी मिले। क्योंकि अगर आप डेफिशिएंट रहोगे, अगर आप ठीक से नहीं खाओगे, तो फिर आप पूरा दिन काम नहीं कर पाओगे और फिर आप इसको कंटिन्यू भी नहीं कर पाओगे। तो उस 8 घंटे की विंडो में सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि फास्ट को ब्रेक कैसे करना है। आपने 12 घंटे कुछ नहीं लिया इतनी देर से, तो अगर आप इमीडिएटली कुछ हैवी मील ले लोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपका पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम खाली है, एकदम से उसको लोड डालना कैन कॉज प्रेशर ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। उससे बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं, तो हार्ट बर्न्स हो सकते हैं। वो सब नहीं लेना, एक किसी लाइट मील के साथ शुरू करना चाहिए, मे बी अ फ्रूट और कोई कोकोनट वाटर, कोई इस तरह की लाइट चीज़ के साथ शुरू करें। उसके बाद दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम पानी के इंटेक को पूरा रखें थ्रू आउट। फास्टिंग विंडो में हम पानी ज़रूर ले सकते हैं, तो ये नहीं कि उस टाइम पे कुछ ना हो। सो वाटर, हाइड्रेशन, हाँ ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, बस ये कि खाली पेट ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी फिर अगेन गैस वगैरह कॉज करती है, तो उसको थोड़ा देखते हुए। बट बेसिकली फास्टिंग विंडो में हम वो सब चीज़ें ले सकते हैं जिनकी कैलोरीज ना के बराबर है। सो जैसे ब्लैक कॉफ़ी में 2 कैलोरीज होती हैं, ना के बराबर है, या ग्रीन टी 0 कैलोरीज आप ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं। हाउएवर ऐसे बेवरेजेस जैसे कि कोकोनट वाटर, वो नहीं ले सकते कि उसमें 100 कैलोरीज होती हैं। कैलोरीज मतलब एनर्जी, राइट? तो आपको उस टाइम पे अलग से बाहर से कैलोरीज नहीं लेनी, ताकि आपकी बॉडी अंदर से उसको बर्न करे, तभी वो फैट बर्निंग हो पाएगा। और ईटिंग विंडो में हमें न्यूट्रिशियस मील्स लेने हैं। उस टाइम पे अगर हम बहुत हैवी सब कुछ खा लेंगे और हमने उतनी ही कैलोरीज ले ली, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो होल ग्रेन्स लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, लीन प्रोटीन लें, नट्स, सीड्स लें, हेल्दी फूड्स अगर हम
ईटिंग विंडो में लेते हैं तो बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट होगा एंड यू विल बी एबल टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरमिटेंट फास्टिंग। Absolutely. अब नींद के ऊपर बात करता हूँ. जी। हाउ मच स्लीप इज एक्चुअली good? And I have a different philosophy. I read those people जिनका मैं पढ़ता हूँ कि 5 घंटे नींद लेते जी। हैं, 4 घंटे नींद लेते हैं, स्टिल दे आर वेरी फ्रेश, लाइक इंदिरा हम्म, गांधी या मोदी जी जी एंड ऑल दिस. बट एक नॉर्मल डॉक्टर से बात करें तो वो कहता है 8 आवर्स की स्लीप या स्लीप होनी 7 आवर्स चाहिए। की गुड स्लीप, साउंड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? भूपेंद्र जी ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसलिए एक आंसर देना कि 7 घंटे की स्लीप होनी चाहिए, 8 घंटे की होनी चाहिए विल नॉट हेल्प एवरीबडी। ये हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि एवरेज जनरल मतलब एक इंसान की, अगर हम एडल्ट की बात करें तो इतनी स्लीप अप्रोप्रिएट होती है। ट्रू. बट जैसे अभी आपने बोला कि मोदी जी सिर्फ 4-5 घंटे सोते हैं, यही अगर हम एक छोटे बेबी को देखें तो वो 15 घंटे भी सोता है, करेक्ट. राइट? तो हर किसी की बॉडी की स्लीप नीड्स भी अलग होती हैं, जिस तरह से फूड की नीड्स अलग होती हैं। एब्सोल्युटली. तो आपका सबसे पहली बात आपकी एज पे ये बहुत डिपेंड करता है। हमने देखा है छोटे बच्चे 15 घंटे सोते हैं और यही जब हम ओल्ड एज में चले जाते हैं तो उनको 5 घंटे भी ठीक से नींद नहीं आती, वो रात को भी उठ के बैठ जाते हैं। करेक्ट. तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। हम एक एक करके फैक्टर्स पे आते हैं। पहला फैक्टर हो गया कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। True. अगर बहुत ज्यादा आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, अगेन कोई जिम जाता है, बहुत एक्सर्शन करता है, तो उसको अच्छी स्लीप चाहिए ही चाहिए, बिकॉज गुड स्लीप इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर योर बॉडी रिकवरी। रेस्ट एंड रिकवरी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिकवर नहीं करोगे अपने मसल्स को तो बर्नआउट्स हो जाएंगे, अगले दिन आप ठीक से फंक्शन नहीं कर पाओगे, थका थका फील करोगे, लेथार्जी रहेगी, मन नहीं करेगा उठ के ऑफिस जाने का, काम करने का, एक्सरसाइज करने का, क्योंकि अभी आपकी बॉडी रिप्लेनिश नहीं हुई है। तो वो रिकवरी फेज बहुत जरूरी है अगर कोई बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव है तो। दूसरा ये डिपेंड करेगा आपकी डाइट पे। अब कुछ लोगों की डाइट, अगर जैसे आपने बोला कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग जब से स्टार्ट करी, आप कम स्लीप में भी ज्यादा फ्रेश फील करते हो, क्योंकि अब आपकी बॉडी को उतने ज्यादा रेस्ट की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर इतना फूड डाल ही नहीं रहे कि आपकी बॉडी को इतनी एनर्जी लगानी पड़े उसको बर्न करने के लिए, पचाने के लिए। जब ज्यादा खाना खाएंगे तो ज्यादा स्लीप चाहिए होगी, हैवी खाना खाएंगे तो ज्यादा स्लीप चाहिए होगी। कोई पराठे खाता है, राजमा चावल खाता है, उसको नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा सारा सिस्टम तो बिजी हो गया उसको डाइजेस्ट करने में। और अगर कोई लाइट मील लेता है तो वो फ्रेश रहता है, उसको इतनी नींद नहीं चाहिए होती। तो आपकी फूड चॉइसेस कैसी हैं इस पे भी डिपेंड करता है आपकी स्लीप के बारे में। सो ब्यूटीफुल। एंड थर्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम लोग अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, वो है हमारा मेंटल वर्क कैसा है। करेक्ट। अब जिनको बहुत ज्यादा मेंटली प्रेजेंट रहना है अपने काम में, उनके लिए भी स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप सोओगे उतना आपकी मेंटल क्लैरिटी अच्छी रहेगी, उतना आप ज्यादा फोकस कर पाओगे। और अगर आप एक नॉर्मल, मतलब आपकी डाइट एक नॉर्मल उसमें आती है, आप एक्सरसाइज नॉर्मल करते हो आधा पौना घंटा 1 घंटा, तो आपको 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए ताकि अगले दिन आप ऑफिस में अच्छे से फंक्शन कर पाओ। करेक्ट। अब जैसे हम मंक्स की या सेंट्स की बातें करते हैं, वो 4-5 घंटे इसलिए सोते हैं क्योंकि वो दिन में सिर्फ दे मेडिटेट अ लॉट, दे डोंट ईट मच, वो 2 मील्स लेते हैं, इतने लाइट मील्स होते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी उस लेवल पे नहीं होती है। वो योगा स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, बट इतना ज्यादा वो अग्रेसिव वर्कआउट नहीं है, इसलिए उनके लिए 4 से 5 घंटे ठीक है। करेक्ट। बट मे बी वो किसी और के लिए बहुत कम हो। तो इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स, देयर इज नो वन आंसर फॉर आई इट। नो दोस्तों, आपकी जिंदगी कैसी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसके हिसाब से आप चेक करें व्हाट इज द बेस्ट एंड देन यू स्टार्ट फॉलोइंग इट। गुंजन जी, अब थोड़े दिन पहले एक कंसर्न मुझे आया था कि पंजाब से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन है। इट गोज टू राजस्थान में बीकानेर में एक हॉस्पिटल। बोलते हैं कि उस ट्रेन में 80% पेशेंट्स जो है वो कैंसर पेशेंट्स है या उनकी फैमिली उनके साथ ट्रैवल करती है, तो उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन है। नाउ आई रियली वांट यू टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये जो बीमारी है ये आजकल बहुत तेजी से बढ़ी भी है, एंड आई थिंक हर 10वें पर्सन में हम सुनने को मिलता है कि अरे 10वां बीमार पर्सन है, इसको कैंसर हो गया, उसको ये हो गया। हाउ डू वी, विच फूड डू वी इंक्लूड इन आवर डेली लाइफ जिससे कि इस तरह के खतरों से हम बच सकें, एंड अगर किसी को हो गया है तो उन्हें, अगर आप कोई डाइटिशियन मतलब डाइट रिलेटेड टिप्स अगर आप कुछ दे सकते हैं तो। ये एक्चुअली बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कैंसर के जो इंसिडेंट्स हैं, केसेस है, बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इनफैक्ट अगर हम अपनी फैमिली में भी देखें तो लास्ट अगर हम देखें कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या कोई ना कोई होता ही है जो कैंसर की वजह से हमने जिसको लूज किया होता है। तो और ये बढ़ता जा रहा है आगे।
कैंसर बेसिकली है क्या? कैंसर का मतलब है कि हमारी बॉडी में कुछ इस तरह के सेल्स, अनवांटेड सेल्स बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो के कैंसर बन जाता है। वो अलग अलग तरह के कैंसर्स होते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ की अवेयरनेस होना कि कैंसर कितने टाइप का है, क्यों हो रहा है, क्या है। और दूसरा, ताकि वो उस तरह के अनहेल्दी अनवांटेड सेल्स बॉडी में ना जाए, उनके जाने का एक रीज़न होता है टॉक्सिसिटी। सो जो हम टॉक्सिक फूड्स खाते हैं जिनका हमें आइडिया भी नहीं है और किस किस तरह से वो टॉक्सिन्स हमारे अंदर जा रहे हैं और वो मल्टीप्लाई हो के कैंसर कॉज कर रहे हैं, उसका हमें आइडिया भी नहीं है। ओके और तो मैं यही कहूँगी कि जितना हम प्रोसेस्ड फूड से दूर रहे हैं उतना हम कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर में जो आप फ्रेश खाना बना रहे हो वो आपको पता है क्या है। बाकी जो बना बनाया पैकेट के अंदर आ रहा है या जो बाहर जाके खा रहे हो, यू डोंट नो उसमें क्या है, किस तरह के खाने के अंदर किस तरह के वो मेटल्स घुस गए हैं, किस तरह की कढ़ाई में बनाया गया है, किस तरह का तेल यूज हुआ है। अब तो जैसे मिल्क में भी अडल्ट्रेशन हो रही है, हर चीज में अडल्ट्रेशन हो रही है, तो किस तरह के मेटल्स और टॉक्सिसिटी है उस खाने में, यू हैव नो आइडिया। तो हम किसी एक चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका एक अम्ब्रेला रूल यही है कि आप जितना हो सके घर का खाओ, क्लीन खाओ, फ्रेश खाओ, अपने आंखों के सामने, मतलब जो आपके घर में बना हो वो खाओ। जितना आप पैकेज फूड खाओगे उसमें उतने ही टॉक्सिन्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। इनफैक्ट सिर्फ फूड से ही नहीं, ये टॉक्सिन्स बहुत अलग अलग तरीकों से आते हैं। इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम थिंग्स दैट वी यूज। हम कितने सालों से हम एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज करते आए, ये अब जाकर समझ में आया कि एल्यूमिनियम के बर्तन या एल्यूमिनियम के फॉइल्स ठीक नहीं है खाने के लिए। Correct. अब वो हमारे जब फूड में उसके फ्यूम्स मिक्स होकर आते हैं तो अंदर अगेन वो कैंसरस सेल्स बन जाते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे खाने की चीजें, इनफैक्ट जैसे अब ये डाइट कोक या कोक जीरो की बात करें, अभी रिसेंटली एक स्टडी आई थी कि शायद उसमें भी कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस हो सकते हैं। तो जितनी भी ये पैकेज चीजें हैं या इस तरह की चीजें, प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक वाटर बॉटल, प्लास्टिक के ग्लास, वो जब प्लास्टिक लीच होता है उस पानी के अंदर, या प्लास्टिक के जो भी हम चीजें यूज कर रहे हैं, लंच बॉक्सेस होते हैं, गरम गरम खाना उसमें डालते हैं, या फिर कई बार हम देखते हैं स्ट्रीट फूड इस तरह से मिलता है प्लास्टिक की पॉलिथीन्स के अंदर, गरम गरम वो देते हैं। मेरे को देखकर अभी भी बहुत लगता है कि क्यों लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि ऑल दीज थिंग्स, लाइक नॉट जस्ट आवर डाइट बट आवर लाइफस्टाइल, आवर एनवायरनमेंट, एवरीथिंग, देयर आर कितना कुछ है इन सब चीजों में जो टॉक्सिन्स को बढ़ा रहा है हमारी बॉडी के अंदर, एंड अल्टीमेटली कैंसर जैसी चीजें हो रही है। आपका हाईएस्ट लेवल का मिशन क्या है? मिशन क्या है? मेरा ऑफ कोर्स मेरा मिशन है कि मतलब मैं अपनी कंट्री के बारे में, मुझे लगता है कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन चेंज हो सके। हम बहुत ज़्यादा ओबिसिटी बहुत बढ़ गई है, लोगों को लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम, जब मैं लोगों से बात करती हूँ, स्पेशली बहुत सारी लड़कियों से मेरी इंटरेक्शंस होती है जिनको पीसीओडी है, उनको समझ ही नहीं है कि क्या करें, बेचारे इतने हेल्पलेस हैं वो कि हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं है, हमारे पेन्स हैं, या फिर हम कंसीव नहीं कर पा रहे, या इस तरह के बहुत सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस का सब लोग शिकार हैं। तो मेरा यही गोल, विजन, ड्रीम, मिशन, पैशन सब है कि वो लोग इससे बाहर निकलें और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। वंडरफुल दोस्तों। सो देखिए, जिंदगी को तभी इंजॉय कर पाएंगे जब हमारा माइंड शांत होगा, और माइंड तभी शांत होगा जब हमारी बॉडी भी उसके साथ कोऑपरेट करेगी, अच्छा करेगी। मैं गुंजन जी जितना हेल्थ अवेयर तो नहीं हूँ, लेकिन आज उन्हें इस पॉडकास्ट पे लाने का यही पर्पस है ताकि हम सब भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो पाए, बिकॉज हेल्थ इज़ रियली वेल्थ। सो गुंजन जी, 2-3 और सवाल, और क्विक सवाल। एक फूड जो हमारे खाने में रोज होना ही होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? फूड नहीं, मैं फूड टाइप की बात करूंगी। फूड टाइप इज प्रोटीन, क्योंकि 80% इंडियंस प्रोटीन में लैक करते हैं, प्रोटीन उतना नहीं लेते जितना लेना चाहिए, इसलिए प्रोटीन को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसलिए हर मील में प्रोटीन कुछ ना कुछ हो किसी ना किसी फॉर्म में। रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, ऑल येलो कलर्ड फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन सी। येलो बेल पेपर हो गया, नींबू हो गया, तो पीले रंग की जो भी चीजें हैं या खट्टी जो भी चीजें हैं वो विटामिन सी में रिच है। अल्कलाइन वाटर वर्सेस नॉर्मल वाटर, प्योर शुद्ध पानी जो भी आपके घर में आरओ लगा है या जो भी है आप वो लीजिए। और अगर आप इन सब लिमिट्स को क्रॉस कर चुके हैं, आप सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं जीवन में और नेक्स्ट चीज की तलाश में कि अब मैं लाइफ में क्या करूं, तो अल्कलाइन वाटर भी पी लो। सो ब्यूटीफुल। कोकोनट वाटर के फायदे? बहुत सारे फायदे होते हैं, रिच इन मिनरल्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंड बहुत अच्छा ये अपने आप में वो जो हम पीते हैं ORS बनाकर, वो एक नेचुरल भगवान की तरह से दिया हुआ ORS है। तो डिटॉक्सीफायर एंड रिप्लेनिशेस योर हेल्थ, योर बॉडी, सो वंडरफुल ड्रिंक। प्राणायाम कब करें और
कैसे करें अगर आप प्राणायाम, वैसे तो बहुत सारे इस पे जी। वीडियोस हैं, बट स्टिल व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट प्राणायाम? प्रेफरेबली मॉर्निंग में कीजिए, अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता तो किसी भी वक्त कीजिए। प्रेफरेबली आउटडोर कीजिए, नेचर में कीजिए, बट अगर वो पॉसिबल नहीं है तो चाहे इंडोर कर लें। और उसके अलावा डीप ब्रीदिंग की, जिसकी हम प्राणायाम की बात कर रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। मगर अगर मैं कहूँगी और कुछ नहीं तो सिंपल अनुलोम विलोम हम कर सकते हैं, जिसे करना बहुत ही सिंपल है। आप कहीं पर भी बैठ के, अगर आपको वक्त नहीं मिलता तो आप ट्रैवल करते हैं, अपने घर से ऑफिस जाते हैं, रास्ते में आप कार कैब बस जिसमें भी हैं, आप वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। बट इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग एंड एवरीबडी मस्ट डू How to increase the glow on the face? by eating right food, vitamin C rich foods, vitamin A rich foods, fresh foods basically। जितना हम प्रोसेस्ड कम खाएंगे और जितना नेचुरल ज्यादा खाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्किन पे ग्लो आएगा ही आएगा। सेकेंडली एक्सरसाइजेस, यहाँ पर कार्डियो बहुत हेल्प करता है। जितना हम कार्डियो करेंगे, जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड सप्लाई जब बढ़ेगी तो वो स्किन पे भी आएगा और वो नेचुरली ग्लो करेगी। एंड डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स आल्सो। Many people have low eyesight, है ना? Yes. चश्मा बहुत कम उम्र में चढ़ जाता है, तो क्या इसके लिए भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं which can help? हाँ, एक्सरसाइजेस होती हैं इसके लिए भी, मगर अगर वो चश्मा चढ़ चुका है और बहुत ज्यादा नंबर है तो वो एक्सरसाइजेस शायद अब आप उस स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं। बट एक्सरसाइजेस जो आई की एक्सरसाइज होती है वो मोस्टली प्रिवेंशन के लिए सही है। वो दोज आर नॉट द क्योर मे बी, बट डेफिनेटली द प्रिवेंशन। तो जो भी हम देखते हैं, वो जो पेंसिल वाली एक्सरसाइजेज या एक कैंडल की जो उसके ऊपर फ्लेम के ऊपर फोकस करना, इस तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं। वरना एक मैं सबके लिए जनरल एक 20-20-20 रूल बता देती हूँ, विच इज ग्रेट फॉर आईज। क्योंकि हम लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और हम बहुत देर कंटिन्यूसली स्क्रीन को देखते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे रेटिना पे फर्क पड़ता है। तो आफ्टर एवरी 20 मिनट्स, जिसके लिए मे बी हम टाइमर लगा सकते हैं, अपने सामने डेस्क पे लिख के रख सकते हैं, आफ्टर एवरी 20 मिनट्स आप अपना फोकस को शिफ्ट कीजिए और 20 सेकेंड के लिए 20 मीटर पे पड़ी दूरी पे पड़ी किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। वाओ। सो सिंपल सा रूल है, इससे आपकी आईज हेल्दी रहेंगी। आफ्टर एवरी 20 मिनट्स 20 सेकंड के लिए 20 मीटर्स अवे अगर कोई चीज है तो उस पे फोकस करना है, एंड देन गेट बैक टू योर स्क्रीन। वाओ। सो ये जो आप स्क्रीन की वजह से आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, वाटरी आईज होती हैं, हेडेक्स होते हैं, वो प्रिवेंट। एनी बुक व्हिच वी कैन फॉलो फॉर गेटिंग मोर हेल्थ इंफॉर्मेशन? एक्चुअली देयर आर सो मेनी बुक्स। Your मैं favorite? अभी रिसेंटली पढ़ रही हूँ सीक्रेट्स टू लॉन्जिविटी, बिकॉज मैं इसको थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हूँ, एजिंग को, एंटी एजिंग को, अपनी हेल्थ को, लॉन्जिटिविटी को। और इनफैक्ट मैं डॉक्यूमेंट्री भी सजेस्ट करूँगी, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, ब्लू जोन्स के नाम से। Wow. और इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत ही ब्यूटीफुली उन ब्लू जोन्स के बारे में बताया गया है। वर्ल्ड में कुछ ऐसी जगहें जहाँ के लोग सैनिटेरियंस हैं। सैनिटेरियंस मीन्स 100 साल से भी ज्यादा उम्र है जिनकी। अच्छा। एक ऐसी जगह जहां पर मैक्सिमम लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, और पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें ब्लू जोन्स के नाम से जाना जाता है। Excellent. तो उन लोगों की क्या हैबिट्स हैं, वो लोग क्या खाते हैं, कैसा वर्कआउट करते हैं, उसके बारे में वो पूरी बहुत ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री है। तो वो डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। अदरवाइज देयर आर सो मेनी बुक्स आल्सो। Any last mantra which is your favorite one and जो कि आप religiously follow करते हैं अपनी लाइफ में? I would say keep it simple and eat right, sleep tight. हाउ ब्यूटीफुल। दोस्तों, तो ये थे गुंजन जी। देखिए कितने प्यारे प्यारे आंसर्स एंड कितने एलोक्वेंट आंसर्स, कितने प्रोफेशनल आंसर्स, एंड एट द सेम टाइम वो सारी चीज़ें। देखिए ये आंसर्स तब आते हैं जब कोई इंसान ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में फॉलो करता है। एंड गुंजन जी, थैंक यू सो मच, आई मीन, फॉर एनलाइटनिंग अस। इतनी सारी बातें आपने शेयर की। आई एम श्योर मैं 6-7 चीज़ें इनमें से ले लूँगा। एक तो ब्लू जोन को मैं जल्दी आज ही देख लूँगा, राइट, बिकॉज दिस इज़ डेफिनेटली माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू। आई विल परचेज दिस बुक ऑल्सो वेरी सून। इनफैक्ट आज ही अभी आपके पॉडकास्ट के बाद ही ऑर्डर करेंगे, सो दैट आई कैन ऑल्सो रीड दिस। एंड जो छोटी छोटी चीज़ें आपने बताई कि यू नो वी रियली नीड टू बी केयरफुल अबाउट आवर प्रोटीन डाइट, वो उसके ऊपर सच बोलूँ तो हम लोगों का ध्यान रहता ही नहीं है। घर में दाल रोटी चावल जो बन गया लिया और खा लिया। We'll probably talk more on these things on coming podcasts, but thank you so much for coming here. Thank you so much for having me. Really It's appreciate complete pleasure to speak with you. Really appreciate it. दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को सेव करके रखें, थोड़ा सा अपने घर वालों को ज़रूर दिखाएं। It doesn't matter कि आप कितने लोगों के साथ शेयर करते हैं, बट अगर आप सुधर गए तो आपको देख के हज़ारों लोग सुधर जाएंगे। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ,
आई वॉज नॉट अ वेरी हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी का मोटो एक ये भी हो गया है कि मुझे बहुत हेल्दी होना है। इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग, आज की डेट में मैं चाय नहीं लेता, कॉफ़ी नहीं लेता। ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी कभी कभी मेरी रिक्वायरमेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स। स्लीप के ऊपर आई नेवर यूज टू फोकस, बट आई थिंक नाउ आई एम कॉन्शियसली डूइंग माई बेस्ट कि एटलीस्ट मैं 5.5 घंटे 6 घंटे तो रात को सो जाऊँ। अदरवाइज आई यूज टू स्लीप ओनली 4 आवर्स। दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, जो जो सीख सकते हैं सीखेंगे। समझदार इंसान वो होता है जो हिंट मिलते ही सुधरना शुरू कर दे, नहीं तो फिर दोस्तों कभी कभी बहुत देरी हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच गुंजन जी वंस अगेन, रियली अप्रिशिएट, एंड थैंक यू एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।